किया जा रहा है। मैंने जिद की कि हमारे देश में व्यापार करने वाले सोशल नेटवर्क हमारे नियमों का सोशल नेटवर्किंग कंपनियां हमारे नियमों का पालन करें, रजिस्टर्ड हो। मैंने जिद की कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा हमारे हैं। मैंने जिद की कि जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, भगवान श्री राम का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था। अगर मैं अपनी इन जिदों से पीछे हट जाता तो मुझे कई और अवसर मिलते, बहुत कुछ मिलता। अगर मैंने लिम्पियाधुरा समेत नेपाल का नक्शा संयुक्त राष्ट्र को नहीं भेजा होता या दूसरों को अपनी मनमानी चलाने दी होती तो मेरी जिंदगी किसी और ही दिशा में जा रही होती। यानी इन्होंने इशारों इशारों में कह दिया कि मैं भारत के हिसाब से नहीं चला इसलिए ऐसा हो गया, मैंने प्रभु श्री राम की जन्मस्थली नेपाल में बता दी इसलिए ऐसा हो गया। अरे जाओ, यहां भारत अमेरिका से भिड़ा बैठा है, उसको यही काम बचा है कि वो नेपाल में जिससे भारत के इतने अच्छे संबंध हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है, वहां आग लगा देगा भारत। और आपके अपने मैप में बोल देने से कि ये हमारा है वो हमारा है, उससे क्या हो जाता है? आपके बोल देने से वो भारत का हिस्सा आपका हो जाएगा क्या? हालांकि अब यह भी कहा जा रहा है कि नेपाल की सत्ता से बेदखल किए जा चुके केपी शर्मा ओली देश छोड़कर जा चुके हैं। उनकी सरकार पर जबरदस्त भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या केपी शर्मा ओली अपने खिलाफ भड़के गुस्से की लहर को भारत की तरफ मोड़ना चाहते हैं? क्योंकि इस वक्त जेनजी के लोग नेपाल का अंतरिम पीएम कौन होगा, इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटे। हालांकि कल तक यह तय माना जा रहा था कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की नेपाल की अगली पीएम हो सकती है। लेकिन अब जेनजी आंदोलनकारियों का एक गुट उनके खिलाफ हो गया है। आज जब नेपाली आर्मी के मुख्यालय में सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाए जाने को लेकर मंथन चल रहा था, उसी वक्त आर्मी मुख्यालय के बाहर जेनजी के गुट ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच यह दावा भी किया जाने लगा कि खुद सुशीला कार्की ने ही पीएम बनने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। इससे पहले जेनजी की पसंद और काठमांडू के युवा मेयर बालेन शाह भी पीएम बनने से इनकार कर चुके हैं। इसके बाद नेपाल के अंतरिम पीएम की रेस में एक नया नाम जुड़ा और यह नाम है कुलमान घिसिंग का, जो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के प्रमुख रह चुके हैं। कुलमान घिसिंग नेपाल का लाइट मैन उन्हें कहा जाता है। कुलमान घिसिंग ने भारत में जमशेदपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 1994 में कुलमान घिसिंग NEA यानी नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से जुड़े। उन्होंने घाटे में डूबी NEA को मुनाफे में पहुंचाया, बिजली चोरी रोकने के लिए कई बड़े फैसले लिए। नेपाल में मचे बवाल की इनसाइड स्टोरी के बारे में भी बात जरूरी है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले बात खुद को रॉ का पूर्व एजेंट बताने वाले लक्की बिष्ट की, जिनकी बड़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। दरअसल लक्की बिष्ट एक महीने पहले ही नेपाल में तख्तापलट की भविष्यवाणी कर चुके थे। अब जब नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली अपनी सत्ता छीनने की खींच भारत पर उतार रहे हैं, ऐसे में नेपाल में भड़के जेनजी के आंदोलन की इनसाइड स्टोरी को भी समझना जरूरी है, जिसे देखते हुए एक महीने पहले ही ओली सरकार के तख्तापलट की भविष्यवाणियां शुरू हो गई थी। दावा किया जा रहा है कि नेपाल में भड़के प्रदर्शनों के पीछे हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। इस एनजीओ ने इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर आंदोलन के लिए छात्रों को एकजुट किया। एनजीओ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर हाउ टू प्रोटेस्ट नाम से वीडियो भी अपलोड किए, जिसमें प्रदर्शन के लिए छात्रों को कॉलेज बैग, किताबें लाने और स्कूल यूनिफॉर्म पहनने की सलाह दी गई। प्रदर्शनकारियों के हाथों में एनजीओ की तरफ से जारी यूथ अगेंस्ट करप्शन का बैनर भी नजर आया। काठमांडू प्रशासन के सूत्रों ने पहले भी बताया कि हामी नेपाल एनजीओ ने काठमांडू में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की परमिशन ली थी। विरोध प्रदर्शन का कोऑर्डिनेशन करने वाले सोशल मीडिया ग्रुप्स की पड़ताल से पता चला कि यह आंदोलन केपी शर्मा ओली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलाया गया। इन सोशल मीडिया ग्रुप्स पर बेरोजगारी और असमानता के खिलाफ पोस्ट अपलोड की गई। नेपाल के युवा इंटरनेट यूजर्स का आरोप था कि राजनेताओं और मशहूर हस्तियों के बच्चों को लग्जरी सुविधाएं मिल रही हैं, जबकि आम लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। पड़ताल में यह भी पता चला कि आयोजकों को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की आशंका पहले से थी। 20 से ज्यादा आंदोलनकारियों की मौत के बाद गुस्सा ज्यादा भड़क गया। मौत के लिए सुरक्षा बलों को जिम्मेदार बताया गया और सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रधानमंत्री समेत दूसरे मंत्रियों के घरों में बोतल बम फेंकने की चर्चा होने लगी। एक यूजर ने तो आंदोलनकारियों की मौत का बदला लेने के लिए मशीन गन तक की डिमांड कर दी। इसके बाद नेपाल के मंत्री प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गए। किस तरह नेपाल के संचार मंत्री प्रदर्शनकारियों के सामने जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर खड़े हैं और उसके बाद भी उनके घर को आग लगा दी गई, उसकी तस्वीरें आप देखिए। अब आपको यह भी बताता हूं कि जेनजी के जिस आंदोलन की वजह से नेपाल में 48 घंटों के अंदर तख्तापलट हो गया, पीएम और मंत्री जान बचाकर भाग खड़े हुए, पूरी तरह से उथल पुथल मच गई। सोशल मीडिया पर उस आंदोलन को खड़ा करने वाले एनजीओ हामी नेपाल पर आंदोलन के लिए विदेशी फंडिंग लेने के आरोप लग रहे हैं।
हामी नेपाल को नेपाल की ही बारबरा फाउंडेशन से कई बार फंडिंग मिली। हामी नेपाल एनजीओ को नेपाल में ऑफिस स्पेस भी बारबरा फाउंडेशन ने दिया। इसके अलावा कई दूसरी विदेशी संस्थाओं से भी करीब 20 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई गई। हामी नेपाल के तार ऐसे लोगों से जुड़े हैं जिन पर खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। एनजीओ हामी नेपाल के मेंटोर माने जाने वाले दीपक भट्ट पर आर्म्स डील में फायदा उठाने के आरोप हैं। इसी तरह हामी नेपाल के फाइनेंशियल सपोर्टर साहिल अग्रवाल को कोविड के वक्त थर्मामीटर की ब्लैक मार्केटिंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। किसी देश को अस्थिर करने के लिए एनजीओ को होने वाली विदेशी फंडिंग कितनी खतरनाक हो सकती है, इसे भारत के नजरिए से भी समझना जरूरी है। क्योंकि भारत में नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका जैसे हालात बनने से रोकने के लिए जब जब पीएम मोदी ने एक्शन लिया, तब तब एक इकोसिस्टम इस पर सवाल उठाने से नहीं चूकता। जैसे साल 2019 में मोदी सरकार ने बताया था कि 2014 से 2019 के बीच संदिग्ध विदेशी फंडिंग को लेकर 14,500 एनजीओ को बैन किया गया था। इन एनजीओ पर फंडिंग लेने में नियमों की अनदेखी का आरोप था। इसके अलावा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने वाली कई संस्थाओं जैसे ऑक्सफैम, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया पर विदेशी फंडिंग से जुड़े आरोपों पर एक्शन हुआ। अब यह भी देखिए कि सीए प्रोटेस्ट के दौरान 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए, उनकी जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों को ओमान और यूएई जैसे देशों से फंडिंग मिली। यही नहीं, सीए प्रोटेस्ट से जुड़ी संस्थाओं को भी सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कतर से फंडिंग मिलने का आरोप लगा, जिसका दावा पुलिस ने चार्जशीट में भी किया। इसी तरह 2022 में मोदी सरकार ने पीएफआई को बैन किया, जिस पर टेरर फंडिंग के गंभीर आरोप लगे। पीएफआई पर खाड़ी देशों से फंड जुटाने का आरोप लगा। दिल्ली और हाथरस में हुए दंगों के लिए भी पीएफआई पर चीन से फंड जुटाने का आरोप लगा। जांच में यह भी पता चला कि दिल्ली दंगे के आरोप भगोड़े जाकिर नाइक से जुड़ते मिले और उनके एनजीओ को मलेशिया से फंडिंग हुई। यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रोएक्टिवली काम किया, वरना प्रयास तो कई लोग कर रहे थे, ऐसा आरोप लगता है। पिछले साल ही केंद्र सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दी थी, उसमें बता चुकी है कि इस तरह के एनजीओ विदेश से मिल रही फंडिंग का इस्तेमाल सरकार की योजनाओं के खिलाफ करते हैं। विदेश से मिली फंडिंग की 90% से ज्यादा रकम का इस्तेमाल प्रदर्शनों और उसके लिए लोगों को भाड़े पर इकट्ठा करने में होता है। यह नरेंद्र मोदी का विजन है, जिसका लोहा नेपाल के प्रदर्शन में शामिल वहां के युवा भी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि नेपाल को शक्तिशाली बनना है तो भारत की तरह नई टेक्नोलॉजी पर फोकस करना होगा। सुनिए एक बार। टेक्नोलोजी को जमाना में नेपाल धेरै तल छ। नजिकैको छिमेकी देश इन्डिया टेक्नोलोजी में धेरै माथि भइसक्यो। विश्वकै पावरफुल कंट्री में इंडिया गइसक्यो। नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू उत्पादन गरेर इंडिया जस्तै पावरफुल बनाउन चाहन्छौँ हामी। नेता मिल जाए, इसकी चर्चा नेपाल में भी, लेकिन उधर पाकिस्तान में चीनी मार रहे हैं पाकिस्तानी सैनिकों